हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस IC02 का चैप्टर नंबर 11 और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 11 में हम जानेंगे पॉलिसी क्लेम्स के बारे में। इसमें जो डिस्कशंस रहेंगी वो होंगी पॉलिसी क्लेम्स और उसके टाइप्स। देन हम बात करेंगे डेथ क्लेम्स के बारे में, अर्ली डेथ क्लेम या फिर नॉन अर्ली डेथ क्लेम्स। देन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट और पोस्ट मैच्योरिटी ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिसी क्लेम्स की। देखिए, पॉलिसी क्लेम को जानने के लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है तो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक होता है इंश्योरर मींस इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा होता है इंश्योर्ड मींस जिसने अपनी पॉलिसी करवाई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें इंश्योर्ड व्यक्ति ये प्रॉमिस करता है कि जो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके बदले में मैं जितनी भी टर्म रहेगी उसके दौरान प्रीमियम पे करता रहूंगा। और जो प्रॉमिस इंश्योरर की तरफ से किया जाता है वो ये होता है कि जब इस पॉलिसी में मेच्योरिटी आएगी तब आपको जो है मेच्योरिटी का अमाउंट दिया जाएगा, और इन केस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो मैं उसके नॉमिनी को जो भी उस पॉलिसी में अमाउंट बनता होगा वो पे करूंगा। तो इस प्रकार से दो प्रॉमिस होते हैं, एक होता है इंश्योरर की तरफ से और एक होता है इंश्योर्ड की तरफ से। तो अब क्योंकि चैप्टर का नाम है पॉलिसी क्लेम्स, तो यहाँ पर किसके प्रॉमिस की बात आई? जो किया है इंश्योरर ने, किसके साथ? इंश्योर्ड के साथ। तो चलिए जानते हैं क्या बताया गया है। In insurance policy, claim means asking for policy money under the terms of insurance policy. तो देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताया गया है कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो क्लेम का मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी पैसा बनता है, जो अमाउंट बनता है, उसके लिए कहना या बोलना। Demand on the insurer to fulfill its promise as per terms and conditions of the policy is called as policy claim. तो देखिए, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, मींस इंश्योरर से ये डिमांड करना कि जो भी पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से प्रॉमिस किया गया है उसे पूरा करो, इसे भी हम पॉलिसी क्लेम कह सकते हैं। The operative clause of life insurance policy states that insurer will pay to the policy holder or nominee. देखिए, हमने जब पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि जो हमारा पॉलिसी बॉन्ड रहता है उसमें एक ऑपरेटिव क्लॉज भी रहता है ना। तो ऑपरेटिव क्लॉज यही स्टेट करता है कि जो इंश्योरर है वो बाधित है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि वो पॉलिसी होल्डर को पे करेगा जब आएगी मेच्योरिटी, और अगर मेच्योरिटी ना आए, उससे पहले ही पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो किसे पेमेंट करेगा? उसके नॉमिनी को। तो ये कंडीशन कहां पर स्टेट की गई है? ऑपरेटिव क्लॉज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसी क्लेम्स की। देखिए, जो पॉलिसी के अंडर क्लेम्स मिलते हैं ना, तीन तरह के होते हैं, जिनमें सबसे पहले है क्लेम बाय मेच्योरिटी। इसका मतलब हुआ कि जो पॉलिसी होल्डर है वो सुरक्षित है, सरवाइव किया है पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म के दौरान। तो ऐसे क्लेम को हम क्लेम बाय मेच्योरिटी भी कह देते हैं या फिर इसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं, क्योंकि सरवाइव किया है ना उसने पूरी टर्म के दौरान, तो इसलिए उसको जो बेनिफिट मिलेगा उसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कह देते हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ क्लेम है उसे आप कहते हैं क्लेम एट पीरियोडिक और इंटरवल सर्वाइवल बेनिफिट, या फिर हम इसे डायरेक्टली पीरियोडिक सर्वाइवल बेनिफिट या फिर पीरियोडिक सर्वाइवल क्लेम भी कहते हैं। देखिए, जो हमारी मनी बैक पॉलिसीज होती है ना, उनमें जो हमें इक्वल अंतराल के बाद, बराबर टाइम पीरियड के बाद जो हमें बेनिफिट मिलता रहता है ना सर्वाइव करने पे, उसे हम पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट या फिर पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। और जो तीसरी तरह का पॉलिसी क्लेम है इसे हम क्लेम बाय डेथ कहते हैं या फिर डेथ क्लेम भी कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ डेथ क्लेम। अब देखिए कि अगर डेथ क्लेम आ जाता है
तो तब जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ना, वो क्या होगा, सबसे पहले होगी इंटीमेशन ऑफ डेथ, यानी कि जो भी इंश्योरर है या फिर इंटरमीडिएट टू द इंश्योरर है, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट हो गया, वहां पे डेथ की इंटीमेशन दी जाए, सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ, और उसके बाद जो डेथ का प्रूफ है, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट और बाकी हम डॉक्यूमेंट्स की आगे चर्चा करेंगे, वो हमें सबमिट करने पड़ते हैं। सबमिशन ऑफ एज प्रूफ, देन प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेनेंट, यानी कि जिसको क्लेम दिया जाएगा, यानी कि जो नॉमिनी है, उसके प्रूफ वगैरह हमें जमा करवाने पड़ेंगे। और उसके बाद एंड में हो जाती है पेमेंट ऑफ द पॉलिसी, यानी कि जो भी उस पॉलिसी में डेथ क्लेम की रकम बनती है वो उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेथ क्लेम्स की जो कैटेगरीज हैं। देखिए जो डेथ क्लेम है ना, ये दो तरह की कैटेगरीज के अंडर आ जाता है। एक तो है अर्ली डेथ क्लेम और दूसरा आ जाता है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिसी करवाने के 2 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब अभी पॉलिसी करवा ली है उसने और अभी पॉलिसी करवाए हुए 2 साल भी पूरे नहीं हुई हैं, उसी दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है ना, तो ऐसे क्लेम को क्या कहा जाता है, अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है, और इसे प्री मेच्योर डेथ क्लेम भी कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन अर्ली डेथ क्लेम। देखिए अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ जो है वो पॉलिसी करवाने के 2 साल के बाद होती है ना, तो जो क्लेम आएगा उसे हम नॉन अर्ली डेथ क्लेम कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि डेथ क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी रहते हैं ना, उनकी। तो सबसे पहले तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज वाउचर होना चाहिए, असाइनमेंट डीड अगर कोई है, मींस अगर पॉलिसी उसने कहीं असाइन की है, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट इफ एज इज नॉट एडमिटेड, प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेनेंट, यानी कि जो क्लेम करेगा बंदा उसके भी जो कागज लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देन स्टेटमेंट बाय डॉक्टर हु लास्ट ट्रीटेड द डिजीज्ड, जो डॉक्टर के पास सबसे एंड में चेकअप करवाया उसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बाय हॉस्पिटल वेयर द पॉलिसी होल्डर डाइड। Statement from the employer about the leave, if any, taken by the life assured on the ground of sickness. मीन्स एम्प्लॉयर से स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी जहां पे बताया जाएगा कि अगर बीमारी के दौरान उसने लीव वगैरह ली है तो उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ क्रीमेशन और ब्यूरियल, यानी कि जहां पे उसका दाह संस्कार किया गया है या दबाया गया है, तो वहां से सर्टिफिकेट। अब हम बात करेंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर की जो डेथ है ना, वो अननेचुरल कारण की वजह से हो जाती है या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। इफ द डेथ वाज ड्यू टू एक्सीडेंट और अननेचुरल कॉज, फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल पॉइजनिंग, मर्डर, ड्रोनिंग, व्हीकल एक्सीडेंट एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट या फिर किसी अननेचुरल कारण की वजह से हो जाती है, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, और वो इस आधार पर होंगे कि जो मृत्यु हुई है वो किस कारणवश हुई है। मींस जहर की वजह से हुई है, मर्डर की वजह से, या फिर व्यक्ति डूब गया है, या फिर उसके व्हीकल का, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या एक्सीडेंट की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो डेथ है वो किस कारण हुई है, उसी के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट्स रिपोर्ट और कोरोनर्स वर्डिक्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट। तो ये एक्स्ट्रा कागज रहेंगे अगर जो डेथ है वो एक्सीडेंट या फिर अननेचुरल कारण की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेनेंट। इसका मतलब है कि जो नॉमिनी होगा, जो क्लेम करेगा पॉलिसी पर, तो उसके जो प्रूफ चाहिए है उसके बारे में। देखिए प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेनेंट क्लेमिंग द पॉलिसी मनी is important so that the benefits are paid to the person legally entitled to receive the payment। देखिए प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ क्लेमेनेंट की आवश्यकता क्यों है, ये इसलिए है ताकि जो लीगली एंटाइटल्ड पर्सन है ना, उसी के पास वो बेनिफिट्स जाएं। Otherwise, the insurer will get involved in disputes between the rival claimants, and if the policy is assigned, the claimant is the assignee। तो देखिए अगर ये ना हो तो क्या होएगा, तो इंश्योरर तो जो भी क्लेम करने कई लोग आ जाएंगे, उनके बीच में उलझ के रह जाएगा। और लास्ट बात आपने ये याद रखनी है कि अगर पॉलिसी असाइन की गई है तो उस केस में जो क्लेमेनेंट है वो कौन हो जाएगा,
असाइनी हो जाएगा जिसके नाम पर वो पॉलिसी असाइन की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंश्योरेंस राइडर्स की। देखिए राइडर के बारे में हमने पहले भी बात की है कि अगर हम अपनी बेस पॉलिसी में, बेसिक पॉलिसी में कुछ और एड ऑन फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं तो उन फीचर्स को हम राइडर कहते हैं, क्योंकि राइडर से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो है अपनी बेसिक पॉलिसी में मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम दो राइडर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अब देखिए कि इस राइडर के नाम से पता चल रहा है कि अगर जो डेथ है ना वो एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो ये राइडर वहां पर बेनिफिशियल रहेगा। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, एक्सीडेंट्स हैपन बाय चांस बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखिए क्या कहा गया है कि एक्सीडेंट ना बाय चांस हो जाते हैं, पर हमेशा संभावना बनी रहती है कि एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि जब भी हम रोड पर जा रहे हैं तो कोई भी चांस हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है। इन सच सिचुएशन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इज यूजफुल। द प्रीमियम फॉर दिस बेनिफिट इज नॉमिनल. Accident doesn't only mean a road accident, it can be any sudden unpredicted event with violent outward force resulting in an injury to the body or death. तो देखिए ये जो हमारा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है ना, इसके लिए जो प्रीमियम हमें देना पड़ता है वो बहुत ही कम देना पड़ता है, कोई ज्यादा नहीं देना पड़ता है। और देखिए एक्सीडेंट का यही मतलब नहीं है कि वो रोड पर ही होगा, एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी आउटवर्ड फोर्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इंजरी हो जाए या फिर डेथ हो जाए ना, तो उसे हम एक्सीडेंट कंसीडर करते हैं। सेकंड जो हम बात करेंगे राइडर की वो है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब देखिए कि इसके भी नाम से पता चल रहा है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है पर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है और वो डिसेबल हो जाता है, मतलब परमानेंटली वो डिसेबल हो जाता है, और अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो गया है तो वो अपने कमाने लायक नहीं रह पाएगा, तो ऐसे केसेस में परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जो है वो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को जो है क्लेम का अमाउंट देगा, है ना। तो वो भी डिपेंड करेगा कि अगर ये राइडर लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट मेच्योरिटी ऑप्शन की। देखिए पोस्ट मेच्योरिटी ऑप्शन का मतलब होता है कि जब हमारा जो पॉलिसी है ना वो मेच्योर हो जाती है। मेच्योर कब होएगी, अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो सर्वाइव करता है। अब जब पॉलिसी मेच्योर हुई है तो हमारे पास ना दो ऑप्शंस रहती हैं। एक तो होता है कि हम अपना जो पैसा है वो इकट्ठा ले लें, और सेकंड ऑप्शन ये रहती है कि हम उसे इकट्ठा ना लेके इंस्टॉलमेंट्स में लें ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स। तो इसे हम पोस्ट मेच्योरिटी ऑप्शन कहते हैं, या फिर इसे हम सेटलमेंट ऑप्शन भी कहते हैं। चलिए अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है विच क्लेम नीड्स सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्लेम होगा जिसमें हमें प्रूफ ऑफ डेथ को सबमिट करना पड़ेगा। मेच्योरिटी क्लेम में, सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट में, डेथ क्लेम में, या फिर नन ऑफ द अबव में। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मींस डेथ क्लेम अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेथ क्लेम में ही हमें प्रूफ ऑफ डेथ जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। What type of claims are investigated before a payout? आपको बताना है कि कौन से ऐसे क्लेम्स हैं जिनमें पेमेंट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है और ये जरूरी रहती है। तो ऑप्शंस है मेच्योरिटी क्लेम, अर्ली क्लेम, नॉन अर्ली क्लेम, सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट। तो देखिए जो अर्ली डेथ क्लेम्स रहते हैं ना वहां पे पेमेंट करने से पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि अर्ली डेथ क्लेम में मिस्टीरियस केसेस रहते हैं ना, तो इसलिए वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत जरूरी रहती है। क्योंकि देखिए अर्ली डेथ क्लेम क्या होता है, जो पॉलिसी करवाने के 2 साल के अंदर अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए ना, तो ऐसे क्लेम को हम अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता बनी रहती है। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। टू whom is the insurance policy assigned as financial security when loans are taken from banks? आपको बताना है कि अगर बैंक से लोन लिया जाता है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम किसे असाइन करते हैं, नॉमिनी को, बैंक को, पॉलिसी होल्डर को, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर है बैंक, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एज कोलेटरल जो है बैंक को असाइन कर दी गई है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी।
In claim settlement cases, in how many months should the investigation be completed? आपको बताना है कि जो क्लेम सेटलमेंट केसेस रहते हैं ना, उनमें कितने महीने में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए IRDAI के नियमों के अनुसार। ऑप्शंस हैं 3 months, 6 months, 9 months एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका राइट आंसर है 6 months, क्योंकि ये IRDAI के गाइडलाइंस हैं कि जहां पर क्लेम सेटलमेंट केसेस हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड, हाउ मच टाइम शुड एन इंश्योरेंस कंपनी टेक टू सेटल द क्लेम? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कितना समय लेगी क्लेम को सेटल करने के लिए? तो देखिए ऑप्शंस है 60 डेज, 30 डेज, 120 डेज और नन ऑफ द अबव। देखिए पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर क्या था, वहां पे क्लेम की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, यहाँ पर क्या है कि रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो चुकी हैं, तो क्लेम सेटल करने के लिए कंपनी सिर्फ कितना दिन दिया जाएगा उसे, 30 डेज, और ये भी IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही है। Who is entitled to maturity claim? अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मेच्योरिटी क्लेम रहेगा ना उसके लिए कौन एंटाइटल रहेगा, मतलब कौन उस पर क्लेम कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं नॉमिनी, असाइनी व्हेन देयर इज नो असाइनमेंट रजिस्टर्ड, पॉलिसी होल्डर हिमसेल्फ इफ देयर इज नो असाइनमेंट अंडर द पॉलिसी, और अपॉइंटी। देखिए बात हो रही है मेच्योरिटी क्लेम की। मेच्योरिटी क्लेम कब आता है? अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो जीवित रहता है पूरी टर्म के दौरान, ठीक ठाक है, सब कुशल है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेच्योरिटी क्लेम जो है वो किसको एंटाइटल होएगा? पॉलिसी होल्डर को ही होएगा, और अगर उसने जो पॉलिसी है वो किसी को असाइन नहीं की हुई है, तो इसलिए ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। इफ देयर आर टू नॉमिनीज, हाउ विल बी द पॉलिसी मनी बी पेड? अब देखिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दो नॉमिनीज हैं तो पॉलिसी में जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो किसे पे किए जाएंगे और कैसे पे किए जाएंगे। देखिए ऑप्शंस है a joint discharge would be given by both the nominees, claim proceeds will be paid jointly to all the nominees, and nominee will stand invalid, और लास्ट ऑप्शन कह रही है both A and B। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि इसमें बोथ ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही ऑप्शंस के हिसाब से ही दोनों नॉमिनीज को जो पेमेंट है पॉलिसी के अंडर वो दे दी जाएगी। As per the Evidence Act, after how many years will a missing person be presumed dead? आपको बताना है कि जो एविडेंस एक्ट है ना उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो है वो मिसिंग है, मीन्स गायब हो गया हुआ है, तो कितने साल बाद उसे जो है मृत मान लिया जाएगा? 2 years, 5 years, 7 years एंड 10 years। तो देखिए अगर जो कोई व्यक्ति है वो मिसिंग है ना तो उसे 7 साल बाद डेड कंसीडर कर लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम but before the settlement of claim, the rights for that survival benefit would vest in dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम के ड्यू डेट के बाद, बट सेटलमेंट ऑफ क्लेम से पहले, तो वो जो सर्वाइवल बेनिफिट है ना उस पर किसका राइट होगा? लीगल हेयर ऑफ द पॉलिसी होल्डर, नॉमिनी अंडर द पॉलिसी, अपॉइंटी अंडर द पॉलिसी, the money will be retained by the insurance company। तो देखिए ऐसे केस में जो पॉलिसी होल्डर का कानूनी वंशज है या फिर उसका लीगल हेयर है उसका उस पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। A payment made under the money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim? अब देखिए कि जो मनी बैक पॉलिसी रहती है ना उसमें जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्लेम मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बात की कि उसे क्या कहा जाता है, पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट हम उसे कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महेश हैज बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
विद द क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब देखिए यहाँ पर है महेश और इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जिसमें उन्होंने एक राइडर डलवाया, क्रिटिकल इलनेस राइडर। ये एक ऐसा राइडर होता है जिसमें कि अगर व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी जो पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। He has made absolute assignment of the policy in favor of करण। और महेश ने अपना जो असाइनी है ना वो किसे बनाया है, करण को। महेश suffers a heart attack and there is a claim of 50,000 under the critical illness rider। महेश को आ जाता है हार्ट अटैक और क्रिटिकल इलनेस राइडर की वजह से उन्हें क्लेम मिलेगा कितना, 50,000 रुपए का। अब आपको बताना है कि ये जो क्लेम की रकम है ये किसे पे की जाएगी। ऑप्शंस हैं महेश, करण। द पेमेंट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय महेश एंड करण, नीदर ऑफ टू बिकॉज महेश हैज सफर्ड द हार्ट अटैक बट द पॉलिसी इज असाइन्ड इन फेवर ऑफ करण। अब देखिए क्योंकि इस पॉलिसी में असाइनी कौन है, करण है, तो ये जो पेमेंट है वो करण को दी जाएगी और करण जो है वो आगे उसे महेश को दे देंगे। क्योंकि देखिए असाइनी जो है वो करण है तो जो पेमेंट है वो किसे मिलेगी, करण को मिलेगी। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। परवीन डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। द बेनिफिशियरी सबमिट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द डेथ क्लेम। Which of the below document is an additional document required to be submitted in case of accidental death as compared to natural death? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि परवीन की मृत्यु हो जाती है कार एक्सीडेंट में। अब बेनिफिशियरी ने डेथ क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब आपको बताना है कि वो एक्स्ट्रा या एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन सा है जो कि एक्सीडेंटल डेथ केस में सबमिट करवाना पड़ता है पर नेचुरल डेथ केस में उसे सबमिट नहीं करवाया जाता। देखिए तो वो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है ना उसका नाम है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। अब देखिए इनक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, तो जनरली एक्सीडेंट कहाँ पे होता है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में रोड पे होगा, या फिर अगर एक्सीडेंटल डेथ किसी भी कारणवश हुई है तो वहां पर पुलिस आएगी। अब पुलिस क्या करती है, डेड बॉडी को उठाकर ले जाती है, उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है और जो भी अदर फॉर्मेलिटीज हैं वो होती हैं और उसके बाद पुलिस जो है ना एक रिपोर्ट तैयार करती है जिस रिपोर्ट को इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। और ये एक्सीडेंटल डेथ जो डेथ क्लेम है ना उनमें लगाना अनिवार्य होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मींस इनक्वेस्ट रिपोर्ट। विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज अर्ली डेथ क्लेम। आपको बताना है कि ना नीचे कुछ ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे आप अर्ली डेथ क्लेम ट्रीट करेंगे। तो ऑप्शंस हैं, इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 2 years ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन। अगर इंश्योर्ड की मृत्यु पॉलिसी करवाने के 2 साल के विद इन हो जाती है। नेक्स्ट है इंश्योर्ड डाइज विद इन 5 years ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन। नेक्स्ट है इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 7 years ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन एंड इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन 10 years ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन। तो देखिए इसमें ना जो अर्ली डेथ क्लेम है वो तो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि अगर मृत्यु जो है वो 2 साल के भीतर हो रही है पॉलिसी करवाने के बाद तो उसे हम अर्ली डेथ क्लेम की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शंकर हैज बॉट अ 10-year यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि शंकर ने एक 10 साल का यूलिप प्लान खरीदा है। इफ ही डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच ऑफ द बिलो विल बी पेड। अब देखिए कि अगर इनकी मृत्यु जो है वो पॉलिसी के मेच्योर होने से पहले ही हो जाती है तो उस केस में इन्हें क्या मिलेगा। तो देखिए यूलिप जो प्लान्स रहते हैं ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है मार्केट बेस्ड प्लान्स रहते हैं, तो इस केस में जो डेथ बेनिफिट है वो क्या होगा, या तो सम अश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू, जो भी हायर होगा वो शंकर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स मींस अर्ली और नॉन अर्ली, पिक द ऑड वन आउट। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, अर्ली और नॉन अर्ली डेथ क्लेम्स के बारे में कहा गया है और आपको जो अलग है ना, ऑड है, उसे चुनना है। Ramya dies after 6 months of buying a term insurance plan. Manoj dies after 1.5 years of buying a term insurance plan. David dies after 2.5 years of buying a term insurance plan.
and Parveen dies after 5.5 years of buying a term insurance plan. तो जो इसका राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. Thanks for watching the video and best of luck.